अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला चकवाल के एक गांव पचनद से है। आज मैं आपसे दो हॉरर स्टोरीज़ शेयर करूंगा। एक जो मेरे फूफा के साथ इंसिडेंट हुआ और दूसरा जो मेरे दादा के दोस्त के साथ पेश आया, जिनमें उनकी जान भी चली गई। ये वाक़या मेरे फूफा के साथ पेश आया जब वो जवान थे और उन्होंने नया नया फसल की कटाई के ठेके का काम शुरू किया था। काम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अक्सर रात को लेट घर वापस आया करते थे। एक बार गंदम की कटाई का सीज़न था और वो किसी की फसल काट कर वापस आ रहे थे। उस वक्त रात भी काफ़ी हो चुकी थी। हमारे गांव में तब बिजली भी नहीं हुआ करती थी और आबादी बहुत कम थी। रास्ता काफ़ी सुनसान था। वो अपने ट्रैक्टर पे अपने ध्यान में आ रहे थे कि अचानक उन्हें अपने ट्रैक्टर पर काफ़ी वज़न महसूस हुआ। यूं लगा कि कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली पर आकर बैठा है, जिससे उनके ट्रैक्टर की स्पीड भी कम हो गई। पहले तो उन्हें अपना वहम लगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और वो काफ़ी थक भी चुके थे। लेकिन जब उनकी नज़र अपने ट्रैक्टर के स्पीडोमीटर पर पड़ी तो वो एग्जैक्ट उसी स्पीड पर चल रहे थे जिस पर अब से थोड़ी देर पहले ट्रैक्टर अपनी रफ्तार में जा रहा था। ट्रैक्टर की ट्रॉली में किसी की हलचल की भी आवाज़ आई। वो काफ़ी डर से गए और अपने ट्रैक्टर को हल्का सा पीछे मुड़ के देखा कि उन्हें नज़र आता है कि एक औरत उनकी ट्रॉली के अंदर बैठी हुई है। ये देखना था कि उनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। सारे रास्ते वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आए। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उनके ट्रैक्टर पर जो भी वज़न था वो हल्का हो गया और एक आवाज़ आई कि तुम्हें तुम्हारे कलाम ने बचा लिया है, वरना आज मैं तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ती। वो घर आए, ट्रैक्टर को और नहीं छोड़ा और भागकर अपने कमरे में घुस गए। अगले 2 हफ्ते तक उन्हें बुखार रहा और उस हादसे के बाद से उन्होंने रात में सफ़र करने से गुरेज किया। ये बात काफ़ी पुराने टाइम की है, जब मेरे वालिद भी अभी 16 साल के थे। मेरे दादा के एक दोस्त थे जिनकी बेटी की शादी दूसरे गांव में हुई थी। बड़ी ईद का मौका था और मेरे दादा के दोस्त की बेटी के यहाँ पहली ईद थी। उस टाइम पर हमारे गांव में गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो लोग पैदल दूर दराज के इलाकों में सफ़र किया करते थे। हमारे इलाके में उन दिनों चुड़ैलों के किस्से काफ़ी मशहूर थे और काफ़ी गांव के लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हो चुके थे। तो लोग मगरिब की नमाज के बाद घरों से नहीं निकलते थे। मेरे दादा के दोस्त अपनी बेटी को ईद की खुशी में कुछ तोहफे तोहफ़े वगैरह देने के लिए उनके घर गए। वो अपनी बेटी से मिले, उन्हें तोहफे दिए और फिर वापसी के लिए निकलने लगे। अब शाम हो गई थी और रास्ता भी काफ़ी लंबा था, तो उनकी बेटी ने उन्हें मना किया कि अब्बा शाम हो गई है, रास्ता अभी तवील है, तो आप अभी ना जाएं, सुबह रवाना हो जाइएगा। लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि घर में तुम्हारी वालिदा और छोटा भाई है, सब अकेले हैं और मवेशी भी हैं, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चल दिए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो सकता है और सबसे खौफनाक सफ़र भी। वो वापस आ रहे थे और वापसी में रात हो गई। अब वो एक मुकम्मल वीरान इलाके में थे। जो घर थे वो थोड़े दूर थे। अब वो चल रहे थे कि उन्हें एक औरत की आवाज़ आई जो कि उनकी एक जानने वाली से मिलती थी। उस औरत ने उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा और उनसे पूछा कि तुम इतनी दूर से आ रहे हो, काफ़ी थक भी गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, आके खा लो। उन्होंने साइड वाले खेत की तरफ देखा तो वो औरत वहाँ खाना लेकर बैठी हुई थी। अब ये उनकी सादगी कहे या फिर जो किस्मत में लिखा था वो कहें, वो उस औरत की तरफ चल दिए और उस औरत जो कि असल में एक चुड़ैल थी, उसका दिया हुआ खाना खाने लग गए। अभी उन्होंने एक निवाला लिया था कि उनका हाथ गीला महसूस हुआ। जब उन्होंने चांद की रोशनी में देखा तो उनके हाथ पर खून लगा हुआ था। जो ही उन्होंने उस तरफ नज़र डाली तो वो औरत भी अपनी खौफनाक शक्ल में वाज़े हो गई। मेरे दादा के दोस्त ने काफ़ी मिन्नत की कि मुझे छोड़ दो, मेरे अलावा मेरे घर वालों का कोई भी सरबराह नहीं। लेकिन अब उस शैतानी मखलूक ने
उनकी बात कहाँ माननी थी। वो डर कर भागने लगे और वो मखलूक भी उनका पीछा करने लगी। भागते भागते वो अपने घर के दरवाजे तक जा पहुँचे, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा खटका पाते उस मखलूक ने आकर पंजा मारकर उनका दिल निकाल दिया और वो उस जगह पर दम तोड़ गए। सुबह हुई तो लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए और उनके घर वाले भी बाहर आ गए। जब सब ने उनकी डेड बॉडी देखी तो उसमें दिल नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। एक बार उनकी तदफीन की गई और पूरे गांव वालों ने रात को दूर के इलाकों में सफ़र करने से तौबा कर ली और नमाज की भी पाबंदी शुरू कर दी। मेरा नाम मुबरा मुनव्वर है। मेरा ताल्लुक़ जेलम के एक गांव जलालपुर शरीफ से है और ये शहर बहुत ही पुराना और पहाड़ी इलाका है। एक दफ़ा मेरी वालिदा चूल्हा जलाकर नीचे वाले पोर्शन में कुछ काम से आई और वापस ऊपर जाकर देखा तो जहाँ चूल्हा जलाया गया था वहाँ से लकड़ियाँ किसी ने उठाकर सहन के दूसरे कोने में फेंक दी थी। मेरी अम्मी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। इसी तरह ये सिलसिला रोज़ होने लगा, लेकिन एक दिन मेरी अम्मी ने गुस्से में आकर कहा कि जहाँ मैं लकड़ियाँ जलाती हूँ वही रहने दिया करो, बार बार चूल्हा नहीं जलाया जाता। उसके बाद ये सिलसिला उनके साथ पेश नहीं आया। फिर कुछ अरसे के बाद मेरी दादी, जिनको फालिज था, कुछ अरसे से वो घर में अकेली थी और मेरी अम्मी और चची कहीं काम से बाहर गई थी। मेरी दादी ने देखा कि मेरी चची काले कपड़ों में चूल्हे के पास बैठ के हांडी में कुछ पका रही हैं। मेरी दादी ने उनका नाम पुकार के उनसे कहा कि मेरी बात सुनो, लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और उठ के उल्टे पैर घर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मेरी अम्मी और चची घर आईं तो दादी ने सारा वाक़या बयान किया। मेरी पप्पो का एक बेटा एक दफ़ा घर में अकेला था और सहन में चारपाई पर सोया हुआ था कि अचानक उसे किसी औरत की सिसकियां लेते हुए आवाज़ आई। उसे इतना अंदाज़ा तो था कि इस घर में कुछ है, तो उसने इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, पर कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ऐसे कि कोई बहुत ही जल्दी में और अंदर आना चाहता है। मेरे कज़न ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा तो वहाँ एक ईंट गिरी हुई थी और उसे किसी की आंखें नजर आई। उसने गौर से देखा तो वो आंखें अंदर ही गोल गोल घूम रही थी। ये देखना था कि मेरा कज़न छत के रास्ते दूसरों के छतों से फलांगता हुआ गली तक पहुंचा और भागकर हमारी दूसरी फुप्पो के घर चला गया। न जाने उसने जो देखा वो क्या था क्या नहीं, लेकिन जो कुछ भी था निहायत नाकाबिले फरामोश था। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरी बहन जिक्रा की नई नई शादी हुई थी 2022 में। शादी के कुछ 10-15 दिनों तक सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद मेरी बहन की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगी। वो खड़े खड़े ही अचानक से बेहोश हो जाती थी। लेकिन ये सब चीज़ें तब शुरू होती हैं जब हम इसे वहम मानते हैं। उनके घर वालों को लगा कि वो ठीक से खाना नहीं खा रही, शायद इसलिए वीकनेस है। किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि कुछ पैरानॉर्मल सिलसिला भी हो सकता है। फिर उनके इन-लॉज उनको हॉस्पिटल लेकर गए और ब्लड टेस्ट हुआ। रिपोर्ट में आया कि उनके ब्लड में इन्फेक्शन है और फिर दवाई प्रिस्क्राइब करने के बाद भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी बार बार बेहोश होती रहती थी। मेरी बहन का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। वो रूम में जाकर अंदर से कमरा बंद कर लेती थी और घंटों घंटों बाहर नहीं आती थी। फिर उसको फिट्स भी पड़ने लगे और ये सब चीज़ें दिन बढ़ने के साथ साथ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अचानक से हंसने लगती थी तो लगता था कि कोई मर्द की भी आवाज़ आती है और इस तरह डबल आवाज़ हो जाती थी, और होती थी तो तभी ऐसा होता था। कभी अचानक से हंसने लगती थी ज़ोर ज़ोर से, और कोई भी पास आता तो धक्का देकर दूर कर देती थी।
फिर समझ आया कि मामला कुछ और है। एक दफ़ा सब लोग मौजूद थे और वो सबसे हाथ छुड़ाकर स्टेयर्स की तरफ गई तो उनके कदम पहली स्टेयर से आखिरी स्टेयर्स पर चले गए पलक झपकते ही। और ये उनके इन लॉज ने अपनी आंखों से देखा था और कभी कभी तो उनको ज़मीन से थोड़ी ऊपर उठाकर फेंक भी देती थी। फिर उनकी इन लॉज ने एक आलिम से रुजू किया। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी यानी कि 11 या 12 बरस की थी तब खेलते खेलते जो नकाब उन्होंने हैंग किया हुआ था स्कूल में लड़कियों का, तो ये नकाब में जाकर छुप गई और वहीं ये जिन्नात मौजूद थे। तो उनको वहीं से ये बच्ची पसंद आई और बाकी 2 या 3 जिन्नात तब आए जब ये अपने इन लॉज के घर में पहली बार गई थी और वो भी दुल्हन बनकर। ये सब उस आलिम ने बताया और आलिम ने दुआ की और दम वाला पानी दिया और 3 दिन का वक्त दिया कि इसको कहीं जाने मत देना क्योंकि हो सकता है वो जिन इसको बेहद परेशान करे। और आखिर में आलिम घर के चारों तरफ पानी डालकर चले गए। फिर उसके बाद जो हुआ वो सोच के परे था। जिन्नात उनको सबसे दूर ले जाने की कोशिश करते रहे और एक बार ऐसा हुआ कि घर के टेरेस की एज पर बहन खड़ी हुई थी जंप करने के लिए, लेकिन उसके शौहर ने उसे फ़ौरन पकड़ लिया और बचा लिया। जब उन्हें पकड़ा तो उसके अंदर जन्नात की हाज़िरी हुई और कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और वो 2 रातें बहुत भारी पड़ी थी क्योंकि वो जिन उस लड़की को कहीं से भी भगा कर ले जा सकते थे, वो भी अपनी दुनिया में। फिर जब 2 दिन गुजरे तो आलिम आए, दुआ पढ़कर उसके ऊपर फूका और फिर कुछ मंथ्स तक सारा इलाज का जो कोर्स था वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद बहन ज़हनी तौर पर ठीक तो हो गई लेकिन फ़िज़िकली वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। अब जब उसे पूछा जाता था कि क्या तुम्हें उस दौरान में जो कुछ हुआ याद है, तो उसकी याददाश्त भी काम नहीं कर रही थी, जैसे कि उसको मालूम ही नहीं था कि उस अरसे में उसने क्या कुछ किया था और ये कि उसके साथ क्या हुआ था। और ये सारा मंज़र हमने वीडियो कॉल पर भी देखा था जो कि बहुत खौफनाक था। मेरे पास और भी कई किस्से हैं जो इंशाल्लाह मज़ीद शेयर करूँगी आपके साथ। मेरा नाम दानिश है और मैं पहले भी इस चैनल पे एक स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ हाल ही में कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं और ये इंसिडेंट मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ लास्ट वीक नारान में पेश आया। थर्सडे नाइट को हम लाहौर से निकले और फ्राइडे को हम नारान थे। हमारे रूम्स होटल के लास्ट फ्लोर पर थे। पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब हम सैफुल मलूक से वापस आए। मेरे दोस्त लिफ्ट में चले गए और मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। मैं उनसे पहले फ्लोर पे आ गया क्योंकि उनकी लिफ्ट वेट ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता से चल रही थी। अब मैं उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेला था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास से गुजरा है, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने अपना वहम समझा और अपने फ्रेंड्स का वेट करने लगा। इतने में मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और मुझे बाकायदा किसी की सांस लेने की और उसकी गर्माइश भी महसूस हुई। मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इन सब में मैं काफ़ी घबरा गया और लिफ्ट के पास वापस आ गया। उसी रात जब हम अपने रूम में बातें कर रहे थे तो अचानक मेरा एक दोस्त चुप हो गया और वॉशरूम की तरफ देखने लगा। जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे वहाँ किसी का अक्स नज़र आया जो बज़ाहिर किसी बच्चे का लग रहा था। उसकी बातों को सुनकर मैंने भी अपने साथ जो वाक़या हुआ था वो अपने सारे दोस्तों को बताया। हमने मुश्तरका तौर पर आयतुल कुर्सी पढ़ के रूम में फूंकी और फिर उसके बाद सो गए। अगले दिन हमने ये बात अपने सारे फ्रेंड्स को बताई तो उन्होंने बताया कि कल रात को किसी ने उनका दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। सैटरडे नाइट हमारी उस होटल में लास्ट नाइट थी और वही हमारे लिए बहुत बुरी साबित हुई। रात के 12:30 हो रहे थे और हम फ्रेंड्स रूम में कल रात की बातें कर रहे थे कि हमें वॉशरूम से अचानक आवाज़ें आने लगी। पहले तो सिंक पे टैप करने की आवाज़ आई, फिर पानी वाले नल को किसी ने खोल दिया था और थोड़ी देर बाद किसी बच्चे की आवाज़ आई जैसे कि वो बच्चा कांस रहा हो।
ये सब सुनकर हम सब डर गए कि जब सब बाहर हैं तो वॉशरूम में कौन है, और वॉशरूम की लाइट भी ऑफ थी। अभी ये सब चल रहा था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उठकर दरवाज़ा खोल सकें, और इन्हीं सब के दौरान कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और फिर बंद भी हो गई। साथ ही साथ बैल्कनी से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। हम ये सब प्रोसेस कर ही रहे थे कि किसी ने ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और हम सब ने डर के चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरे फ्रेंड्स जब हमारी आवाज़ें सुनकर आए तो हमने उनको सारी बात बताई और सब फ्रेंड्स ने वो रात दूसरे कमरे में जाग कर गुजारी। बट जिस रूम में हम थे वहाँ से स्टिल आवाज़ें आ रही थी। फजर के टाइम तक वो आवाज़ें रुक गईं और हम सब ने फजर की नमाज़ अदा की और जल्दी से अपने बैग्स पैक किए और रिसेप्शन पर आ गए। हमें होटल के स्टाफ से पता चला कि जिस रूम में हम थे वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है और ये कि रूम 3 साल से बंद है और ओपन हुआ जब हमने ही उसे बुक करवाया था। तो हो सकता है कि कोई और मखलूक यहाँ पर आकर बस गई हो जिसको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं है। हम सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो जो भी मखलूक थी उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारा कुछ सामान था जो हमें उस रूम से नहीं मिला। आप भी जब ऐसे एरियाज़ में जाएं तो कोशिश करें कि खुद रूम्स देखकर बुक करवाएं जो कि इस्तेमाल में हो। मेरे पास और भी वाक़यात हैं जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ पेश आए, जो मैं फिर कभी बताऊंगा।